हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मॉनसून किस भाषा का शब्द है। मॉनसून शब्द आपने सुना है, हमारे यहाँ का जो वातावरण है, हमारे यहाँ का जो मौसम है वो मॉनसूनी है, आप सभी को पता है। तो आपको ये बताना है मॉनसून किस भाषा का शब्द है। तो मॉनसून जो है वह है अरबी भाषा का शब्द। क्या आप सभी को आता था? मॉनसून जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है या कौन सी होती है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। देखो दो तीन चीजें हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे एक कॉफी है, कॉफी के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, चाय के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है और कॉटन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। तो आपने कॉटन बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ चाय, चाय के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। कौन सा? लेटेराइट, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है। मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है या मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है। मेट्टूर या मेट्टूर जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है मेट्टूर बांध। अगला क्वेश्चन, मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से मैक्सिमम को नहीं आ रहा है। मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो मंदरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थित है मंदरा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, तख्त ए ताउस का संबंध किससे है। तख्त ए ताउस का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तख्त ए ताउस का संबंध किससे है। तख्त ए ताउस किसको कहते हैं? ये कहते हैं मयूर तख्त। इसको दूसरा नाम इसका मयूर तख्त भी है, ठीक है, मयूर सिंहासन। इसका संबंध किससे? अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया होगा। इसका संबंध है शाहजहां से। किससे है? शाहजहां से संबंधित है तख्त ए ताउस। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। आसान सा क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, जल्दी बताओ। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। अब आपको यहाँ पे कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। मैं पर डे बोलता हूँ, जब मैं कमेंट में आंसर करने बोलूँ उसी वक्त आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट में आंसर करो। तो कमेंट में आपको आंसर करना है, तिलक ने कहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की थी और बेसेंट ने यानी एनी बेसेंट ने कहाँ पर किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कमेंट में अभी के अभी करना है आंसर, ठीक है। तिलक ने कहाँ पे किया था, किस जगह पर होम रूल लीग की स्थापना, और एनी बेसेंट ने किस जगह पर किया था, ये ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, जल्दी से आंसर करो। अल्फा बीटा गामा में मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, यह है गामा। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर की समाधि क्या कहलाती है। लाल बहादुर की समाधि क्या कहलाती है, जल्दी बताओ। सारी समाधियों को मैंने बताया हुआ है। तो लाल बहादुर की समाधि कहलाती है विजय घाट। क्या कहलाती है? विजय घाट, ठीक है।
विजय घाट कहलाती है लाल बहादुर की समाधि। अगला क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन, दक्षिण रोडेशिया के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से मैक्सिमम को ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। दक्षिण रोडेशिया के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ये देश है जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक यानी यूनिट क्या होता है? जल्दी बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक क्या होता है? जल्दी से आंसर करो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक होता है एम्पेयर मीटर स्क्वायर जूल पर टेस्ला। ठीक है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर जूल पर टेस्ला, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का। ठीक है, पायरोमीटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो पायरोमीटर का हम लोग यूज करते हैं अत्यधिक टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, अब आपको कमेंट में यहाँ पे आंसर करना है कि कितने तापमान से अधिक के तापमान को हम लोग मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कभी आप सभी आंसर करो। कितने टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं? अगला क्वेश्चन, तमस की रचना किसने की थी? तमस की रचना किसने की थी? तमस, तमस के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ। तो तमस के रचयिता है भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी है तमस के रचयिता। अगला क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन फिर एक और आया। राइडर कप यह है गोल्फ से संबंधित। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता है राइडर कप, तो गोल्फ खेलते हुए आपने कभी देखा है? गोल्फ क्या खेल क्या है? गोल्फ देखो क्या है, एक बॉल है। ठीक है, पहले तो आधा घंटा वो लोग घूरते हैं इस बॉल को, उसके बाद फिर उनके हाथ में एक डंडा रहता है, इस डंडे से इसको गोल्फ को मार देते हैं। और मारने के बाद फिर उनके पास एक गाड़ी होता है, क्योंकि ये रईसों का खेल है। ठीक है, एक गाड़ी होता है, उस गाड़ी पे फिर वो लोग उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, यानी गाड़ी पे राइड के लिए निकल जाते हैं। और कोई खेल ऐसा नहीं होता है जिसमें गाड़ी से बॉल को ढूंढा जाए। ठीक है, तो राइड पे किस पे निकलते हैं? किस खेल में राइड पे निकल जाते हैं? तो राइड पे निकल जाते हैं गोल्फ। ठीक है, गोल्फ पे बॉल को ढूंढने के लिए एक राइड पे निकल जाते हैं गाड़ी लेके, चलो भाई बॉल ढूंढते हैं। आधा घंटा एक घंटा बॉल ढूंढने में लग गया। ठीक है, तो राइडर कप, राइड राइड किस में करते हैं हम लोग? गोल्फ में करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, डायोड में धारा कितनी दिशा में बहती है? डायोड में धारा कितनी दिशा में बहती है? क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, या तो इस एक दिशा में बह सकती है या दोनों दिशा में बह सकती है। ठीक है, यानी यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। आपको यह बताना है कि डायोड में धारा कितनी दिशा में बहती है। जल्दी बताओ, डायोड में धारा कितनी दिशा में बहती है? यह एक दिशा में बहती है, यानी ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, डायोड में सिर्फ एक ही तरफ धारा बहती है, यानी करंट बहती है। अगला क्वेश्चन, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो हुआ वह किस संधि से हुआ, यह आपको बताना है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? ये हुआ मंगलौर की संधि से। किस संधि से? मंगलौर की संधि। देखो, ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, या जो भी युद्ध है, ये
कब हुआ और किस संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन सबको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो पुर्तगाली एक यात्री है, ठीक है, फर्नाओ नूनीज। फर्नाओ नूनीज, इनके बारे में कम आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ की यात्री हैं? सबसे पहली बात आपसे यही क्वेश्चन एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो फर्नाओ नूनीज ये पुर्तगाल के यात्री हैं। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? जिसको भी आता है जल्दी से आंसर करो। ये आए थे विजयनगर। ठीक है, विजयनगर में ये आए थे, लेकिन किसके शासनकाल में, ये अब आपको बताना है। ठीक है, तो विजयनगर में जो शासक थे उनका नाम था अच्युत देव राय। क्या नाम था? अच्युत देव राय। ठीक है, तो विजयनगर में अच्युत देव राय के शासनकाल में ये भारत आए थे। क्लियर है, ये आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, बेलूर किस नदी के तट पर बसा है? बेलूर किस नदी के तट पर बसा है? बेलूर यांगची नदी के तट पर बसा है। यांगची नदी। ठीक है, यांगची नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा जगह? बेलूर। ठीक है, यांगची नदी। अगला क्वेश्चन, कार्बोरेटर डीजल इंजन में होता है या पेट्रोल इंजन में? यह भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का। कार्बोरेटर गाड़ी में होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। कार्बोरेटर जो भी कार वगैरह या जो भी गाड़ी है उसमें कार्बोरेटर होता है, लेकिन आपको ये बताना है ये डीजल इंजन में होता है या पेट्रोल इंजन में। जल्दी बताओ। तो कार्बोरेटर सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में ही कार्बोरेटर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है? जल्दी बताओ। पहले भी मैंने ये बताया हुआ है आपको। कौन सा अनुच्छेद है वो? जल्दी बताओ। तो ये अनुच्छेद 1 है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ अनुच्छेद को यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लेने का कोशिश किया है, और सारे इम्पोर्टेंट को यहाँ पे मैं अनुच्छेद लूंगा। इसमें देखो, इसमें फ़ायदा आपका ये है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका यहाँ पे सारा रिवीजन हो जाने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है, सारा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है जो मैं एक दिन में ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है? तो यह है अनुच्छेद 1। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार को वर्णित किया गया है? तो मूल अधिकार, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी को इतने अनुच्छेद आने ही चाहिए। पहले ये अगर याद नहीं है तो पहले ये याद करो, उसके बाद आगे याद करना। ये मस्ट है। किसी भी एग्जाम में आप अपेयर होते हो तो ये अनुच्छेद जो मैं यहाँ पे अभी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ये मस्ट है। ठीक है, तो देखो, मूल अधिकार जो है यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता को वर्णित किया गया है? विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सब कोई समान है, इस चीज को किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो विधि के समक्ष समानता को अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अस्पृश्यता का अंत आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? यह मिलता है आर्टिकल 17 में। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है 19(1) क में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है पूरा चीज। 19(1) क। पहले क्या होता था? पहले के एग्जाम में सिर्फ 19 डाल दिया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 19(1) डाला जाने लगा, और अब क्या है? अब 19(1) क डाला जाने लगा है। आपको ये याद रखना है पूरा चीज। ठीक है, 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है।
जल्दी जल्दी माइंड एक्टिवेट करो और जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है, एक्टिवली आंसर करना है आपको, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी बताओ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखो बहुतों को ये टर्म समझ में नहीं आता है, मैं यहां समझा देता हूं, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ आप जो जिंदगी जी रहे हो, ठीक है, इस जिंदगी का अधिकार, आपको जीने का अधिकार, आपको सांस लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताओ। तो यह अनुच्छेद है 21। क्लियर है? बाल श्रम निषेध से संबंधित अनुच्छेदों का नाम बताएं। आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है जो बाल श्रम निषेध से संबंधित है, यानी बच्चे लोग काम नहीं कर सकते हैं, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है 23 और 24। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत होना चाहिए? किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत होने की बात अनुच्छेद 40 में कही गई है। देखो आज का जो आपका टारगेट है, ठीक है, जो आपको मार्क्स आने चाहिए जो आज के इस टेस्ट में, वो है 45 आउट ऑफ 50। ये मस्ट है क्योंकि मैक्सिमम अनुच्छेद को मैंने यहाँ पे कवर किया है और अनुच्छेद आपको आना ही चाहिए। मैं ये मान रहा हूँ जितना अनुच्छेद मैं ले रहा हूँ इसमें 100% आपको आता है। तो 45 आउट ऑफ 50 का टारगेट मैंने आज रखा है, लेकिन जिस किसी को भी 35 से बिलो आ रहा है उनका तैयारी बहुत ही खराब स्थिति में है, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूं। और आप इम्प्रूव कैसे करोगे? आप इम्प्रूव यहाँ पे डेली टेस्ट देके करोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनुच्छेद है 21 को। कौन सा है? 21 को, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? देखो अनुच्छेद बहुत सारे हैं जितना मैं बोल रहा हूं, इसके अलावे भी और भी अनुच्छेद हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अगर आप चाहो तो मैं अलग से वीडियो जो इंपॉर्टेंट 100 अनुच्छेद हैं उनका मैं बना दूंगा, अगर आप लोग को इच्छा है तो, क्योंकि ये मस्ट है, हर एक एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? यानी हमारा जो मूल कर्तव्य है वह है 51 को, ठीक है। देखो जहां पे भी मैं को, एक ए ये सब डालता हूं ना, वो मस्ट है, वो आपको याद करना ही करना है, नहीं तो आप एग्जाम में पीछे हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद जो अनुच्छेद 52 में वर्णित है, इनका निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का पद यहाँ पे आपको दे दिया गया, यानी एक अनुच्छेद आपको यहाँ पे मिल गया जो अनुच्छेद 52 है, लेकिन इनका निर्वाचन किस अनुच्छेद में ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये एक तरीका है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो यह है आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? आपको पता है कि राष्ट्रपति किसी भी मृत्युदंड को या किसी भी सजा को क्षमा कर सकते हैं अपने विवेकाधिकार पर, और राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने क्षमा क्यों किया, क्योंकि राष्ट्रपति के आगे कोई है ही नहीं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को? तो ये है अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी चर्चा है? किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी चर्चा है? यह है अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का गठन वर्णित है? संसद का बात किया जा रहा है, लोकसभा राज्यसभा का बात नहीं किया जा रहा है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर हम लोग संसद बोलते हैं। तो संसद का गठन होगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो संसद के गठन की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है।
अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अब आपका आ गया राज्यसभा, इसके बाद आएगा लोकसभा। तो संसद का गठन हो गया, राष्ट्रपति आप जानते हो अनुच्छेद 52 के तहत वर्णित है, लेकिन राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में वर्णित है। और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में वर्णित है। यहां से 3 आर्टिकल आपका लगातार हो गया, 79, 80 और 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा क्योंकि बड़ा घर है वो, और 81 में लोकसभा। ये तीनों लगातार है। अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? आपको पता है राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाए, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की, वह किस अनुच्छेद के तहत है? जल्दी बताओ। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा का विघटन, लोकसभा को निरस्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? यह है अनुच्छेद 85 के तहत। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के लिए कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान में है? अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के लिए एक खास अनुच्छेद है, आपको वो बताना है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो वो अनुच्छेद है 244। ये अनुच्छेद आप लोगों में से कुछ को नहीं आता होगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है। किस अनुच्छेद में? 280 में। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखो यहाँ पे 2 आर्टिकल है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है उसमें आरक्षण मिला हुआ है। तो अगर लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा का अगर बात करें, आपने जो भी आर्टिकल इसमें लिखा होगा 330 आपने अगर आर्टिकल लिखा तो भी सही है। और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा 332, ये 2 आर्टिकल हैं जिसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में सीटों में इनको आरक्षण मिला हुआ है और 332 में विधानसभा की सीटों में इनको आरक्षण मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, हमारे संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? हमारे संघ की राजभाषा या यहाँ पे कार्यकारी भाषा भी लिखा जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? यह वर्णित है 343 में। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 368 में वर्णित है। किसमें? 368 में। देखो ये सारे अनुच्छेद मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ये सारे अनुच्छेद घोल के पी जाना है, कहीं पे भी आपको इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तो मस्ट है, इसके अलावे भी बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया है? तो आप सभी को पता होगा, यह आर्टिकल 370। अगला क्वेश्चन, किस भाग में मूल कर्तव्य वर्णित है? हमारे संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य वर्णित है? जब भी भाग का बात किया जा रहा है, पार्ट का बात किया जा रहा है, तो भाग हो जाएगा 4 को, ठीक है। मूल कर्तव्य, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया हुआ था कि मूल कर्तव्य जो है वह अनुच्छेद 51 को में है, उसी तरह से अगर भाग का बात किया जा रहा है तो 4 को हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में निर्वाचन वर्णित है? हमारे संविधान के किस भाग में निर्वाचन वर्णित है? अभी मैं अब आर्टिकल नहीं पूछ रहा हूं, अब भाग पूछ रहा हूं 3-4, ठीक है।
तो निर्वाचन भाग 15 में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध वर्णित है? आपात उपबंध किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 18। और संविधान संशोधन की चर्चा किस भाग में की गई है? संविधान संशोधन की चर्चा भाग 20 में की गई है। ठीक है, तो देखो भाग 20 का आर्टिकल अगर मैं बात करूं, कौन सा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368, अभी मैंने आपको बताया हुआ था। आपात उपबंध जो भाग 18 में है, कौन सा आर्टिकल है? यह है 352 से लेकर 360 के बीच में। और किस भाग में निर्वाचन है? तो भाग 15 में है। और अगर आर्टिकल का मैं बात करूं तो आर्टिकल कौन सा है? 324 से लेकर 329 तक ये निर्वाचन संबंधित है। ये सारे मैं आर्टिकल बता रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आर्टिकल और भाग, किस भाग में मूल कर्तव्य है? तो ये अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है। आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 51 को है। क्लियर है? तो यहां से ये एक सिर्फ आपको एक यहाँ पे जो आ रहा है क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ये आप मान लो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं आ रहा है, इस बात की एहसास दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स और भाग को इंक्लूड किया है। ठीक है, अगर आपको आ रहा था तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आपका क्या काम है? आपका काम है कि आर्टिकल भाग को क्लियर करो जल्दी से। ठीक है, तो आज का जो टारगेट मैंने आपको दिया ये मस्ट है 45 से 50। जो भी अच्छे स्टूडेंट है उनको 45 से एबव आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 35 से लेकर 45 के बीच में जिनको आ रहा है उनका तैयारी ठीक ठाक है। 35 से नीचे वालों के लिए मेरे तरफ से एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि आप और मेहनत करो थोड़ी सी। ठीक है, आपको हार नहीं मानना है। हार मान गए तब तो आप कभी सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। हार नहीं मानना है, बस थोड़े से और जुनून के साथ आपको मेहनत करना है। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, जिनको भी अभी 35 से नीचे आ रहा है, अगर वो आज से भी अगर मेहनत करना चालू कर दे, ठीक है, और सिर्फ इस वीडियो को भी, ये जो सुबह वाला वीडियो आ रहा है, अगर इस वीडियो को भी आप 2 मंथ लगातार देख लो तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपके लिए आसान हो जाएंगे और एग्जाम में आपको कभी भी 35 से नीचे नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको जुनून अपने अंदर लाना होगा। ऐसा नहीं बस पढ़ लिया मैंने किसी तरह से हो गया, वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो आपको अपने अंदर वो जुनून लाना होगा कि ये मुझे नहीं आता है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।